नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के बाद आज मैं किस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, ये मेरे टॉपिक का नाम है द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। ये मैंने क्यों लिया है आप समझ गए होंगे। 1939 एक सन आया है महामंदी के रूप में, लेकिन ये 1939 कैसे है इसको हमें एक्सप्लेन करके समझना पड़ेगा, तभी हम इसके साथ न्याय कर पाएंगे। तो मैं महामंदी की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले इसके बैकग्राउंड के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि महामंदी होती क्या है, कैसे पैदा होती है, इसका प्रारंभिक चरण क्या है। तो इसी दिशा में सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि इसको कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक्स का सीधा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके एसएससी में कि ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है। ऋणात्मक वृद्धि, अब यहां वृद्धि आ गया तो हम सोचेंगे बढ़ रहा है, और ऋणात्मक आ गया नेगेटिव। दोनों शब्दों को बहुत गंभीरता से समझे। जब जीडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हो, जीडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में, जीडीपी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मैं लिख भी देता हूं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसके कहने का मतलब है यदि प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए 2019 में जो प्रोडक्शन है वो 100 हुआ, एक समझाने के लिए बता रहा हूं, और 2020 में यदि प्रोडक्शन 80 हुआ, इसका मतलब ये ऋणात्मक वृद्धि है। क्लियर? इसे हम नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे से इसको छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझते जाएं। क्लियर? अब देखिए, ये जो गिरावट है यदि 6 महीने लगातार रहे, 6 महीने लगातार रहे, मतलब जीडीपी में लगातार कमी होती जाए, घटती जाए जीडीपी, गिरावट आती जाए, तो उसे हम कहते हैं मंदी। क्लियर? अब ये जो मंदी है, इसमें यदि स्थिरता आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, वैसी की वैसी पड़ी रहे, तो उसे हम कहते हैं अवसाद, डिप्रेशन। अब यदि स्थिरता आती रहे, आगे आगे और भी स्थिरता आ जाए, इसे कहते हैं महाअवसाद, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, और इसी को ही कहा जाता है महामंदी। ये महामंदी होती है, इसको महामंदी कहते हैं। ये जो मंदी है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो काफी खतरनाक जो मंदी रही है विश्व में, 1929-32 की मंदी को एक बहुत ही भयावह माना जाता है। 1929-32, तो आज मैं इसी पे ही चर्चा करने जा रहा हूं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पेज के बीच में लिखिए द ग्रेट डिप्रेशन। उन्नीस सौ 32। एक तो हम बात करेंगे इसको 3 पोर्शन में बांटकर। एक तो इसका प्रारंभ कब हुआ, और एक हम बात करेंगे सबसे ज्यादा, मतलब सर्वाधिक देश कब प्रभावित हुए, या आप ऐसे लिख दीजिए सर्वाधिक प्रभाव कब रहा इसका। और एक इसका समापन कब हुआ। सबसे पहले मैं प्रारंभ की बात करना चाहूंगा। 29 अक्टूबर 1929 को इसका प्रारंभ माना जाता है। यहां पर एक घटना घटित हुई थी। अमेरिका के शेयर मार्केट में गिरावट। अमेरिका के शेयर मार्केट में जबरदस्त रूप से गिरावट हुई थी और वो इस मंदी के कारणों में शामिल हो गया था। हालांकि अन्य भी कारण इसके लिए जिम्मेदार थे, जैसे बैंकिंग व्यवस्था भी फेल हो चुकी थी। तो बैंकिंग व्यवस्था फेल हो चुकी थी, शेयर मार्केट में गिरावट आ गई थी, इस कारण से इस मंदी का प्रारंभ यहाँ से चालू हो गया और इसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जानते हैं। ये जो 29 अक्टूबर 1929 है, इसको ब्लैक ट्यूसडे के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रहे, ब्लैक ट्यूसडे। सर्वाधिक प्रभाव जो इसका रहा, ये रहा 1930-33। यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। और इसका जो समापन हुआ, ये हुआ 1939 में। 1939 में, तभी आपने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा 1939। और इसका जो समापन हुआ था 1939 में, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के प्रारंभ होते ही। अब आप इसको इस वे से मत लेना कि यहां तो युद्ध स्टार्ट हो रहा है और मंदी से हम कैसे उबर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान रखें, ये जो आर्थिक मंदी है जो कि 1929 से 32 तक रही, ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में शामिल है और द्वितीय विश्व युद्ध ही इस मंदी को उबारने में सहायक रहा था। ये बातें कही जाती हैं बाकायदा। आप देखो, आप खुद देख लीजिए। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। कोरोना काल चल रहा है, मंदी का सिस्टम है, लेकिन अभी ये आर्थिक पैकेज आ गया, लेकिन कोरोना काल तो चल रहा है ना, आर्थिक पैकेज चल रहा है, तो धीरे धीरे हम इस मंदी से उबरने लगेंगे। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं बात करने जा रहा हूं, एक पुस्तक आई थी इस पर जो महत्वपूर्ण है। उस पुस्तक का नाम याद रखना है आपने, लिखिए संबंधित पुस्तक। द ग्रेप्स ऑफ रात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हम बात करेंगे ये पब्लिश कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्यों महत्वपूर्ण है अभी बताऊंगा। राइटर जॉन स्टीनबेक। और विशेष क्या बात है इसकी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है इन्हें। मैंने आपको पहले भी बताया है
जहां भी नोबेल प्राइज आ जाए वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, चाहे वो शांति से संबंधित हो, चाहे वो साहित्य इससे रिलेटेड हो। आपके सामने है, ये पुस्तक पूछी जा सकती है, द ग्रेप्स ऑफ रोथ के राइटर कौन है, कब प्रकाशित हुई थी, कोई हैरत की बात नहीं है, पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, दास कैपिटल पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। और दास कैपिटल पुस्तक कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है, विश्व की महानतम ग्रेट बुक्स में शामिल होती है। इस कारण से ये जो द्वितीय विश्व युद्ध पर जो इस द्वितीय विश्व युद्ध और जो ग्रेट डिप्रेशन पर आधारित ये जो बुक है, अपने आप में आपके एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्लियर? अब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं। मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रख के बात करना है। लेकिन आपने ये जो सन है, जैसे मैंने आपको ये लिखाया, आपको यही मिलेगा किताबों में, ये क्यों आया आप समझ गए होंगे। क्लियर? कंफ्यूज मत हो जाना, भी मैंने यहां ये लिखा दिया, यहां 39 कह रहा हूं तो अखबारों में तो 39 आया है, ये कंफ्यूज मत हो जाए। ये पूरा एक सिस्टम है, ये ऐसा नहीं है। अब आप एक बात से समझ जाना, इससे आपकी कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी। ये थोड़ी है कोरोना काल आया है, इससे मंदी आई है, तो ऐसे थोड़ी है कि अप्रैल में मंदी गिर गई तो अब मई में एकदम से जंप करके ऊपर चली जाएगी, भाई बेरोजगारी दूर हो जाएगी, रोजगार आ जाएंगे। हमेशा प्रभाव बना रहता है इसका। कह नहीं रहे कोरोना का प्रभाव 2-3 सालों तक रहेगा, और बिल्कुल रहेगा, एकदम से खत्म नहीं होता कि आज के दिन है, आज मंदी है, कल महामंदी है, उसके बाद में हमें रोजगार मिल गए, ऐसा नहीं होता। ये इकोनॉमिक्स होती है। क्लियर? यहाँ प्रभाव की बात करें, एक तो इसका ध्यान रखें, एक इसका ध्यान रखें, तब हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन है, उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों एसएससी के क्वेश्चन हैं। अत्यधिक मंदी किस काल में आई? और दूसरा क्वेश्चन है, विश्वव्यापी महान मंदी कब आई? क्लियर? मैं इनके ऑप्शन लिख रहा हूं। इस पहले वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, पहला बड़े मजेदार ऑप्शन है, और इसके ऑप्शन भी आप साथ में लिखिए। ये 2 क्वेश्चन एसएससी में आपके आ चुके हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आपने अपने माइंड को लार्ज करना है। आपकी सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी समझ सतर्कता पर डिपेंड हो। क्लियर? क्योंकि एग्जामिनर की सोच यदि आपसे थोड़ी बहुत भी मैच नहीं कर पाई तो फिर इसके गंभीर परिणाम होते हैं, ध्यान रखें। अब मैंने आपको सन बता दिए सारे, क्वेश्चन आपके सामने है, अत्यधिक मंदी किस काल में आई? मैंने आपको ये लिखाया है 1929 1932, ये मंदी का काल बताया मैंने। क्लियर? अब जब मैंने ये मंदी का काल बताया, आपके सामने तो ये काल है, अब इसमें 1929 भी आ गया, 1930 भी आ गया, चलो एक मौका मान लीजिए 1936 आपने नेगलेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1928 भी आप नेगलेक्ट कर दोगे कि सर है ही नहीं इस काल में तो कैसे कर लें हम, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजिंग रहेगी, 1929 में और 1930 में, क्योंकि दोनों बीच में आते हैं। अब आप क्या करोगे कि सर कैसे करें हम? तो ध्यान रखें,
जो प्रारंभिक होता है उसको आंसर माना जाता है। इस स्थिति में ये आंसर होगा। क्लियर? अब आ जाइए इधर, ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन है। विश्वव्यापी महान मंदी कब आई? हमारे सामने ये है, हमारे सामने जो डाटा है, हमारे नोट्सों में जो बात लिखी हुई है वो ये है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया इसने। 1914-18 हो ही नहीं सकता। ये तो देखो ऑप्शन काटने आने चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? अब यहां देख लीजिए, ये तो आपके द्वितीय विश्व युद्ध का काल बता दिया। 1939 में स्टार्ट हुआ था, 45 में खत्म हुआ था। क्लियर? अब आप देखिए ये, इसका सही आंसर क्या होगा? ये यहां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर आप कमेंट करोगे, सर आपने 1929-32 लिखाया था, उधर तो 34 दे रखा है। क्लियर? तो ऐसी कोई भी गलती आपने नहीं करनी है। यहां इसने दे रखा है, आप देखिए 1939 में तो हम इस पर काबू कर पाए थे, धीरे धीरे कम होने लगी थी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही। तो प्रभाव यदि यहां पर वो 37 भी दे देता तो भी गलत नहीं होता, और 39 भी दे देता तो भी गलत नहीं होता। ये इकोनॉमिक्स है बेटा, इसमें थोड़ा सा मेरी बातों पर गौर करना। मेरी बातों पर गौर करोगे तो आपको एग्जामिनर उलझा ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर यदि मैं ये कह दूं 39 है तो गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। आप ये नहीं कह सकते सर नोट्सों में तो 32 लिखा हुआ है, गलत। ध्यान रखें इस चीज का। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक मौका मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूं। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार क्वेश्चन को तो आप देखो भी, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसका पैकेज आपके पास होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ये 1929 का आंसर है, ये नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, और इस ऑप्शन में उसने दे दिया 1935, ये दे दिया ऑप्शन में। अब आपका राइट आंसर क्या होगा? अब आपका राइट आंसर 1930 होगा। अब आप ये नहीं कह सकते सर आपने तो 1929 बताया है, स्टार्टिंग यहां से हुई तो ये क्यों नहीं है? तो वो 1929 ऑप्शन में भी तो नहीं है। क्लियर? तो ये बातें आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में ध्यान रखनी है। और अपनों ने जो ऐप लॉन्च की है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि जल्द ही आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि करंट से संबंधित जो क्वेश्चन है आप उसको गंभीरता के साथ कर सकें। ऐसे उलझावदार क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं उनको मैं वहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी को पढ़ने का प्रयास किया, और इसमें किस तरीके से कंफ्यूजिंग पैदा हो सकती है उस कंफ्यूजिंग को दूर करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। आप इसको गंभीरता से समझें। ये इकोनॉमिक्स है, इसमें एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जो हमारी सजगता और सतर्कता पर डिपेंड करता है। यदि हम थोड़े से भी चूक जाएं तो हम बिल्कुल क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते और हम गलत दिशा में चल पड़ते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझना है, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना है आपने। और इसी कारण से मैं ये 2 क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं आपके एग्जाम में, वो मैं आपके सामने मैंने पेश किए हैं, ये ताकि आप में एक समझ विकसित हो, एक नई चेतना आए और एग्जामिनर को दिमाग को समझने का आप में एक क्षमता पैदा हो। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।